1939 में जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसमें दुनिया के देश दो धड़ों में बट गए थे। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे तो दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। इस विश्व युद्ध में यूरोप के कुछ देश मित्र राष्ट्रों में शामिल थे तो कुछ देश दूरी राष्ट्रों में शामिल थे। जैसे ब्रिटेन और फ्रांस जहां मित्र राष्ट्रों में शामिल थे, वहीं इटली और जर्मनी धुरी राष्ट्रों में शामिल थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप के देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध में हुए भारी खर्चे के कारण यूरोप के ज्यादातर देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इससे यूरोप के देशों के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि क्या उन्हें अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। एक सवाल यह भी पैदा हुआ कि अपनी अस्त व्यस्त हुई अर्थव्यवस्था को कैसे फिर से पटरी पर लाया जाए। इन देशों की कमजोर आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुए अमेरिका और सोवियत संघ ने इन देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए इन्हें आर्थिक सहायता देनी शुरू की। जैसे मार्च 1947 में अमेरिका द्वारा मार्शल योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत पश्चिमी यूरोप के देशों को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दी गई। लेकिन वास्तव में इस योजना का उद्देश्य पश्चिमी यूरोप के देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। इस योजना का लाभ उठाने वाले पश्चिमी यूरोप के देशों पर यह शर्त लगाई गई कि वे अपनी शासन व्यवस्था को साम्यवाद से दूर रखेंगे। इसकी देखा देखी में सोवियत संघ ने भी पूर्वी यूरोप के देशों को अपने गुट में शामिल करने के लिए कोमकोन नाम से एक योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य पूर्वी यूरोप के देशों की आर्थिक सहायता करना था ताकि ये देश अमेरिका वाले गुट में शामिल न हो। इससे पूरा यूरोप दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध का अखाड़ा बन गया। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ वाले गुट में शामिल होने लगे तथा पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका वाले गुट में शामिल होने लगे। यूरोप के देशों की स्थिति ने इन देशों को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि अमेरिका और सोवियत संघ के प्रभाव से बचने का केवल एक ही तरीका है और वह है यूरोप का एकीकरण या यूरोप के देशों का एक संघ बनाना जहां वे सभी मिलकर अपने आप को फिर से खड़ा कर सकें। यूरोप के एकीकरण की दिशा में सबसे पहला प्रयास 16 अप्रैल 1948 को उठाया गया, जब पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों ने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की सहायता करनी शुरू की। इससे पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। इसी क्रम में 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। यह परिषद राजनीतिक सहयोग की दिशा में अगला कदम थी। मार्च 1957 में यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की। इस समुदाय का मुख्य उद्देश्य यूरोप के देशों के बीच बाधा रहित व्यापार को बढ़ावा देना था। जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हो गए। इसी प्रकार जनवरी 1981 में ग्रीस तथा जनवरी 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य बन गए। फरवरी 1992 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 12 सदस्य देशों ने यूरोपीय देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए नीदरलैंड के शहर मास्ट्रिस्ट में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसे मास्ट्रिस्ट संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि 1 नवंबर 1993 से लागू हुई। उसी दिन यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया। यूरोपीय संघ की स्थापना कई उद्देश्यों को लेकर की गई है, जैसे यूरोप का एकीकरण करना, यूरोप की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना, सदस्य देशों के बीच आयात निर्यात की बाधाओं को दूर करना, साझी मुद्रा के प्रचलन को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के लिए ऐसी विकास नीति तैयार करना ताकि सभी समान रूप से अपना विकास कर सकें तथा सदस्य देशों के बीच सूचना तकनीक का आदान प्रदान करना। यूरोपीय संघ की स्थापना के बाद यूरोप के ज्यादातर देश इसके सदस्य बने। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना, लेकिन 23 जून 2016 को
ब्रिटेन में करवाए गए जनमत संग्रह में वहां 51.9% लोगों ने यूरोपीय संघ को छोड़ने की बात कही। इस जनमत संग्रह के आधार पर 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया। ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ को छोड़ने से एक नया शब्द बना है, ब्रेक्सिट, जो ब्रिटेन और एग्जिट से मिलकर बना है। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। विश्व राजनीति में यदि यूरोपीय संघ की भूमिका की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में यह संघ दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक संघ के रूप में उभर कर सामने आया है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है और इसी कारण यह अमेरिका, चीन और जापान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चुनौती दे रहा है। वर्तमान समय में यूरो 20 सदस्य देशों की साझी मुद्रा बन चुकी है, जिसके कारण यूरो महंगी मुद्रा बनती जा रही है और अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बनती जा रही है। यूरोपीय संघ का एक देश फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसके कारण इस संघ में शामिल देश विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी स्वतंत्र आवाज उठाने में सक्षम बने। अगर सैनिक क्षेत्र की बात करें तो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसके अलावा फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका महत्वपूर्ण बनती जा रही है। यूरोप में लोकतंत्र, मानव अधिकारों की रक्षा और शांति की स्थापना के लिए 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी अपनी मुद्रा और अपना झंडा है। यूरोपीय संघ का झंडा गहरे नीले रंग में सुनहरी रंग के 12 सितारों का घेरा है। घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, जबकि 12 की संख्या को वहाँ पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यूरोपीय संघ के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं। पूर्वी यूरोप के जो देश 1991 के बाद सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा से मुक्त हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी काफ़ी खराब है, जिसको सुधारने की जरूरत है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अभी भी सभी सदस्य देशों की साझी मुद्रा नहीं बन पाई है। यूरोपीय संघ के बढ़ते प्रभाव के कारण अमेरिका इसके प्रभाव को कम करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में उसकी चौधराहट कम हो। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी धुरी राष्ट्रों के साथ था, इसलिए यूरोपीय संघ के सदस्य देश जर्मनी को शंका की दृष्टि से देखते हैं।